तो हेलो बच्चों, वेलकम टू टीम लाइफ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में, पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ लिया था, हमने फलनों के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फलन क्या होता है, उसके प्रकार कितने तरह के होते हैं। अच्छा, प्रकारों के बारे में हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, इसमें जो प्रकार है इसके वो थोड़े एडवांस वाले हैं ना, जिसमें ये बताया गया कि जिसमें बताया गया होगा कि वन वन फंक्शन, जिसको हम एक ही फलन बोलते थे। उसके बाद अच्छाधारी फलन, जिसको हम क्या बोलते थे, अच्छाधारी नहीं, इच्छाधारी नहीं, अच्छाधारक फलन, जिसको हम क्या बोलते थे, ऑन टू फंक्शन। और फिर उसके बाद क्या हो जाता था, बहु एक फलन, जिसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते थे, सब कुछ उसके बारे में बता दिया था। कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, उदाहरण हमने ये 14 तक कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि मैंने बताया था, आज हम शुरू करेंगे कहाँ से, प्रश्नावली 1.2 से। 1.2 का आज हमारे पास पहला सवाल है। वो सवाल क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है जो r से r में दे रखा है, लेकिन ध्यान देना है कि इसके नीचे क्या लगा दिया है, जिसको हम कुछ स्टार सा बोलते हैं। एकैकी तथा अच्छादक है, एकैकी है और अच्छादक है। अच्छादक मतलब, एकैकी कहने का मतलब वन वन फंक्शन है, और अच्छादक कहने का मतलब ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, जहाँ r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जहाँ r क्या है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का। ऋणोत्तर मतलब होता है नॉन नेगेटिव, मतलब जो क्या हो, पॉजिटिव हो, जिसमें क्या हो, प्लस का साइन लगा हो या नेगेटिव का साइन नहीं लगा हो, उसका समुच्चय है। मतलब r जो है, सभी r में हमें सिर्फ कौन सा अवयव लेना है, कौन सा एलिमेंट लेना है, सिर्फ और सिर्फ वैसे एलिमेंट लेने हैं, वैसे वास्तविक संख्याओं को रखना है जो पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी है। क्या है, 0 से बड़ी है। यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्वतः r ही रहे, तो सभी क्या यह परिणाम सत्य होगा। देखो, प्रांत किसको बोला जाता है, प्रांत बोला जाता है डोमेन को। किसको बोला जाता है, डोमेन को। और सहप्रांत बोला जाता है कोडोमेन को। किसको बोला जाता है, कोडोमेन को। समझ में आएगी बात। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लो, ये इसके बारे में नहीं है, एक सेट A बनाते हैं, एक समुच्चय A बनाते हैं और एक समुच्चय B बनाते हैं। ठीक है, B बनाते हैं, इसमें हमने रख दिया 1 2 3 4 और इसी तरह से करके रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया A B 1 2 3 4 5 6 कर दिया। इसमें A B C D E F G रख दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ C से, 3 को A से मिला देता हूँ, उसी तरह के इसको D से मिला देता हूँ, 5 को G से मिला देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इधर वाली जो वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इधर वाला जो मान होता है, इसी सेट A में जो अवयव होता है, समुच्चय A में जो अवयव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रांत बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और इसे बोलते हैं सहप्रांत। क्या बोलते हैं, सहप्रांत। ये मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया है, सहप्रांत। इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। आज सीख लो, डोमेन कोडोमेन। ठीक है, और इन सब के बीच में आता है तुम्हारा इसका रेंज। ठीक है, रेंज के बारे में आगे बात करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ डोमेन और कोडोमेन के बारे में बताया है। ठीक है, जो बच गया, जैसे देखो ये पूरा क्या है, पूरा कोडोमेन है, सहप्रांत। और इसमें जो बच गया A B जी, जिसका मिल गया, जी जिसका इमेज जो है प्री इमेज मिल गया, A का मिल गया है, C का मिल गया है, D का मिल गया है, G का मिल गया, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, तुमको रेंज में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, रेंज में। तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, A C D G, ये रेंज में आ जाते हैं। ये किस में आ जाते हैं, रेंज में आ जाते हैं। समझ में आएगी बात। यही हो गया हमारा सहप्रांत और प्रांत डोमेन। तो यही बोल रहा है कि इसको इससे और इसको उससे बदल दिया जाए तो क्या इस पर कुछ फर्क पड़ेगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या परिणाम सत्य होगा, तभी भी क्या परिणाम सत्य रहेगा। चलो देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) द्वारा परिभाषित फलन एकैकी फलन। तो सबसे पहले देखो, एकैकी फलन के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, एकैकी फलन। एकैकी फलन जिसको हम वन वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है बच्चों, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, f(x1) को बराबर लेना है f(x2) के। अब देखना यहाँ पे f(x) कितना दे रखा है, देखो f(x) कितना दे, 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x1 कर लेना है। x की जगह पे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे x1 डाल दो। उसी तरह जहाँ पे x है वहाँ पे
x2 डाल दो, क्योंकि यहाँ पे x2 है। देखो x है तो नीचे में x है, अगर यहाँ पे x1 होगा तो नीचे में x1 हो जाएगा, और x2 होगा तो नीचे में x2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्रॉस में गुना कर दो, तो ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा x2 और उधर करोगे तो हो जाएगा x1। क्या x2 बराबर x1 आ गया? यही चीज़ तो बोलता था हमारा जो है एक एक ही फलन के लिए, यही चीज़ तो साबित करना होता था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारा फंक्शन f है वो क्या है? एक एक ही फलन है। ठीक है बच्चों, एक एक ही फलन है, कोई दिक्कत? एक एक ही फलन है। चलो उसके बाद हमारे पास क्या आता है? f एक एक ही फलन है। उसके बाद हमें क्या बोलना है? आच्छादक है या नहीं है, f आच्छादक है या नहीं। तो मतलब दूसरा हमें क्या साबित करना है इसमें? आच्छादक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है ना कि fx बराबर y कर देना है। fx बराबर क्या कर देना है? y कर देना है। तो देखो fx का मान कितना है? 1/x है, तो तुम 1/x बराबर क्या रख दोगे? y रख दोगे। अब देखो 1/x बराबर अगर तुम y रखते हो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1/y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/y। अब तुमको यहाँ से देखना है, यहाँ से अगर तुमको देखना है, देखो x क्या है? x में सारी ही संख्या क्या लेनी है हमें? देखो ये a सेट है और ये b सेट है, इसमें जो भी मान होगा वो किसका मान होगा? x का मान होगा, और इसमें जो भी मान होगा वो किसका मान होगा? y का, मतलब fx का मान होगा। ठीक है बच्चों, तो यही देखना है तुमको इसमें कि अगर तुम y का मान कुछ भी रख दो, लेकिन याद रखना है कि ये भी क्या है? पॉजिटिव है, ऋणात्तर है, नॉन नेगेटिव है। y हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। y हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर तुम y का मान हमेशा पॉजिटिव रखो तो ये क्या आएगा? ये रियल नंबर ही आएगा, वास्तविक संख्या आएंगी ना। क्या वास्तविक संख्या के सिवा कुछ और आ सकता है? इमेजिनरी नंबर तो नहीं आएगा, ये वास्तविक संख्या आएंगी। तो अगर हम बोल सकते हैं एक तरह से, अगर सारे के सारे y अगर r स्टार हैं तो जितने भी हैं x वो भी क्या करेंगे? r स्टार ही होंगे, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका मतलब हमारा जो ये फलन है f हमारा क्या होगा? आच्छादक होगा। आच्छादक है, तो f फलन हमारा आच्छादक भी है और क्या है? एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। समझ में आएगी बात यहाँ से। अब बोल रहा है क्या इसके परिणामों को उल्टा कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? परिणामों को उल्टा कहने का मतलब कि फंक्शन तो वही रहे और r क्या हो जाए? उल्टा कर दे, तो क्या चेंज होने वाला है? देखो अगर इसको उल्टा कर दोगे तो ये फिर भी तो वही रहेगा। इसको मान लो इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, कोडोमेन को रेंज बना दो, रेंज को कोडोमेन बना, सॉरी कोडोमेन को डोमेन बना दो और डोमेन को कोडोमेन बना दो, मतलब सह प्रांत को प्रांत बना दो और प्रांत को सह प्रांत बना दो। तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इस पर? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बात तो वही रहेगी ना। दोनों तो सेम ही हैं, दोनों तो सेम ही हैं, एक ही जैसे हैं, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लिखेंगे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। परिणाम उस केस में भी क्या होगा? सत्य ही होगा। ठीक है, उस केस में परिणाम क्या हो जाएगा? सत्य ही होगा। फंक्शन तो यही रहेगा ना, बस वो बदल जाएगा, तो बात तो वही पड़ेगी ना फिर भी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है? सवाल नंबर 2 है हमारे पास। ये सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो बच्चों सवाल नंबर 2 गौर से देखने की कैसे कैसे मैं इसको देख रहा हूँ। सवाल नंबर 2 तुम्हें क्या बोल रहा है कि fx बराबर x² निम्नलिखित फलनों की एक है कि इंजेक्टिव तथा आच्छादी सब्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। ठीक है, आच्छादी सब्जेक्टिव ऑन टू, हाँ ऑन टू सब्जेक्टिव ही तो बोलते हैं। देखो इसको जो है ना ये इंजेक्टिव, इसको 1 भी बोलते हैं, इंजेक्टिव को 1 भी बोलते हैं, और ये मैंने पिछली क्लास में बताया। और इसको ऑन टू होता है ना, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये x की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? x की, मतलब सेट A की प्रॉपर्टी है, A का गुण है ये, और ये y का गुण होता है, मतलब fx का गुण होता है ये। ठीक है, ये याद रखना है, समझना की बात। अब fx बराबर क्या है? x² दिया हुआ है। इन दोनों को तुम्हें क्या साबित करना है कि ये सब्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव, मतलब एक एक ही भी है, एक एक भी है और आच्छादी भी है। एक एक ही भी बोल सकते हो, एक एक भी बोल सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं पे एक एक भी लिखा रहता है और एक एक भी, तो एक एक से भी समझ जाना है तुमको वो क्या है? 1 है। क्या है? fx बराबर x² द्वारा प्रदत्त जो फलन है वो तुम्हारा क्या दे दिया? n से n में दे दिया। मतलब अगर तुम्हारे दो समुच्चय बनाए हैं इन्होंने इस तरीके से a और b, तो ये दोनों समुच्चय क्या है? इन दोनों समुच्चय जो संख्या है वो क्या है? वास्तविक संख्या है,
प्राकृत संख्या है, सॉरी प्राकृत संख्या, हाँ वैसे भी वास्तविक प्राकृत संख्या भी तो वास्तविक संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या थोड़ी अलग टाइप की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और सारे के सारे बिना दशमलव वाले नंबर आते हैं, ठीक है, बिना दशमलव नहीं होगा। जैसे 1.1 तुम्हारा n नहीं होता है, वह प्राकृत संख्या नहीं होता। उसी तरह इसमें भी आएगा 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सबसे पहले ये बार बार मैं इरेज नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या साबित करना है, एक एक ही, किसके लिए, एक एक या एक एक ही, मतलब 1 1, दोनों बराबर है। कन्फ्यूज़ मत करना कि सर आपने एक एक ही बोला, यहाँ पे एक एक लिखा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ें सेम ही है। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ता है, fx1 बराबर fx2 करना पड़ेगा। अगर इसके वजह से x1 बराबर x2 हो गया, इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 हो गया, तो ये हमारा एक एक ही फलन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। चलो देखते हैं, पहले वाले के लिए देखते हैं। पहले वाले के लिए अगर हमारा fx1 लेते हैं इसके लिए, और ये बराबर fx2 लेते हैं, तो x1 fx तुम्हारा क्या है, फलन क्या है, x स्क्वायर है, तो x1 रखा है, तो x1 की जगह x की जगह पे x1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे x2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर हम x1 लेते हैं तो ये बराबर कितना आ जाएगा, उस साइड में करते तो प्लस माइनस x2 का वर्गमूल आ जाएगा, और बाद में अगर इसको हम करेंगे तो प्लस माइनस x2 आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस x2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये भले ही x1 बराबर x2 आ गया है, लेकिन x1 कभी x2 के बराबर नहीं होगा। क्यों? इसको एक एग्जांपल से समझो कि अगर तुम -2 ले लो और उसका स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर तो इसका वर्ग तो बराबर होगा, लेकिन -2 कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। इसी तरह वर्ग तो बराबर हो जाएगा, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा एक एक फलन नहीं है, ये हमारा एक एक फलन नहीं है। अब देखते हैं कि ये हमारा आच्छादी फलन, आच्छादक फलन या आच्छादी फलन है कि नहीं। दूसरा हम देखेंगे आच्छादक, आच्छादी, इसको हम सरजेक्टिव बोलते हैं। ये इसका दूसरा नाम क्या है, ऑनटू भी नाम है। ठीक है बच्चों, ऑनटू के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि fx बराबर y कर देते हैं। क्या कर देते हैं, fx बराबर y कर देते हैं। तो fx का मान यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर, ये बराबर है y के, तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y। ठीक है, अब गौर से देखना इसमें क्या साबित कर रहा हूँ। ये क्या है, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर है, ये तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर है, वास्तविक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में अगर तुम 1 ले लो तब तो ये आराम से y बराबर 1 आ जाएगा। अगर तुम 2 ले लो तब तो ये √2 ही रह जाएगा। अगर तुम √3 ले लो तब ये क्या रह जाएगा, √3 ही रह जाएगा। अगर तुम √4 ले लो तो ये कितना आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस 2, प्लस 2 लेना पड़ेगा हमको। क्यों? क्योंकि सारी की सारी क्या की हमने, प्राकृत संख्या ले। प्राकृत संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता। तो मुझे बताओ, अगर तुम y का मान 1 ले लो तो ये y सीधा बाहर 1 करके बाहर आ जाएगा, x का मान 1 नहीं हो जाएगा, अब -1 नहीं, अब माइनस संख्या नहीं लेनी, क्योंकि जो हमारा होता है वो माइनस में नहीं होता है। ये जो संख्याएं हैं ना, नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, वो माइनस में नहीं होती। लेकिन अगर y का मान तुम 2 ले लो और इस वर्गमूल में 2 रख दो, इसके रूट में 2 रख दो, तो क्या 2 बाहर आ जाएगा, कभी बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, और ये सारी तो परिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम सारे के सारे y हमारे नेचुरल नंबर हो, सारे के सारे y हमारे नेचुरल नंबर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा x भी क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, x भी हमारा क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए। तो इसका मतलब ये जो f है मेरा, f मेरा आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है, मतलब सरजेक्टिव नहीं है। और f एकक भी नहीं है, f एकक भी नहीं है, एकक भी नहीं है। समझ लो अच्छे से इसको। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे फिर दोबारा बढ़ते हैं। मैं डेफिनेशन को नहीं, परिभाषा को नहीं मिटा रहा, मैं बस जो जो किया मैंने उससे मिटा दिया है। देखो इसे मिटा दिया मैंने, क्योंकि ये मैंने इसके लिए किया है। चलो अब आगे आते हैं।
इसे भी मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये भी हमने, ये वाला नहीं मिटाऊंगा मैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे देखो बच्चों, इसे हटाओ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रोडक्ट, अगर हमारा क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, इंटीजर मतलब पूर्णांक हो जाए, जेड क्या है, पूर्णांक है। गणित में 12वीं 11वीं के गणित में या 10वीं के गणित में हमने जब समुच्चय बनाया किसका, पूर्णांकों का, तो उसे किससे लिखा, जेड से लिखा। नहीं समझ में आए तो 11वीं का पहला लेक्चर देख लो, उसमें पता चल जाएगा तुम्हें। हो गया, ये समझ में आएगी बात। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और ये जेड है, इंटीजर है, तो इसका मतलब इसमें जितनी संख्याएं हैं ना बच्चों, वो माइनस में भी आ जाएगा। अब जो ए है हमारा, वो कैसे चेंज करेगा, देखो ए सेट और बी सेट में कौन कौन सा अवयव आ जाएगा, देखो दोनों ही जेड जेड है, और हम जानते हैं जेड हमारा क्या होता है, माइनस में भी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -3 -2 -1 0 1 2 3, इसी तरह से यहाँ पे भी -3 -2 -1 0 1 2 3 और भी हैं आगे, ठीक है, इसी तरह से होता है। तो अब तुम्हें देखना है यहाँ पे ये फलन एक एक है या नहीं। तो एफ एक्स वन बराबर एक एक, तो साफ साफ पता चल रही है कभी एक एक नहीं होगा, है ना, क्योंकि भले ही x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर हो, लेकिन इसके लिए x1 बराबर x2 कभी नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने समझा दिया है कि -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 ही होता है, और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, लेकिन -2 कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एक तो नहीं होगा हमारा, क्या होगा, ये एक एक तो नहीं होगा, पहला वाला, दूसरा वाला हमारा एक एक तो नहीं होगा। लेकिन क्या अच्छादी होगा, सजेक्टिव होगा, देखते हैं। एफ एक्स बराबर वाई है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, +-√अंडर वाई। अब अगर यहाँ पे जेड दे रखा है तो यहाँ पे तुम्हें प्लस माइनस दोनों रखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें इसे जेड बोलना है, ये वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक संख्या है, और ये z हमारा क्या है, परिमेय संख्या भी है। अगर y अपरिमेय संख्या आ जाएगा तो उस वैल्यू के लिए x तुमको साबित नहीं करेगा, कोई भी अवयव नहीं देगा। तो देखो, अगर मैं y का मान 1 ले लूँ तो मेरा जो है क्या आ जाएगा, 1 इसमें रखूँ तो 1 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने y का मान -1 ले लिया तो तब तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे y अगर तुम्हारे z में हैं, z से बिलोंग कर रहे हैं, तो सारे के सारे x तुम्हारे z से बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, कुछ बातों के लिए अपरिमेय भी हो जाएगा और कुछ में इमेजिनरी नंबर भी आ जाएगा ना, अवास्तविक संख्या भी आ जाएंगी ना। इसका मतलब ये बिलोंग करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव भी नहीं है ना, अच्छादी नहीं है, अच्छादी नहीं है, अच्छादी नहीं है। चलो ये हो गया। इसका मतलब पहला वाला मेरा क्या है, पहला वाला भी मेरा अच्छादी भी नहीं है, और अगर मैं इस तरह से एक टेबल बना दूं और यहाँ पे बना दूं एक एक, क्या लिख दूं, एक एक, और यहाँ पे लिख दूं अच्छादी, अच्छादी। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला जो मेरा है, पहला वाला वो एक एक भी नहीं होगा और अच्छादी भी नहीं होगा। देखो पहला का एक एक भी नहीं है, अच्छादी, ये एक्स नहीं, ये क्रॉस कर दिया, नहीं है। दूसरा वाला भी मेरा क्या होगा, वो भी एक एक तो होगा ही नहीं और अच्छादी भी नहीं होगा, अच्छादी भी नहीं होगा वो। ठीक है, तीसरे वाले पे हम देखते हैं। तीसरे वाले में देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक एक कभी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर कभी भी एक एक नहीं होता, तो इसमें लिख देंगे एफ हमारा एक एक नहीं है। तो पहले वाले में, तीसरे वाले का ये एक एक नहीं होगा। क्या ये फलन अच्छादी होगा, अच्छादी के लिए देख लेते हैं। यही है, एक्स स्क्वायर है ना, तो वाई बराबर फिर दोबारा वाई आएगा प्लस माइनस। लेकिन मुझे बताओ कि चाहे तुम, ये रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, किसी भी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्या तो नेगेटिव में भी चले जाएगी ना, माइनस में भी चले जाएंगे, तो अंडर में तुम माइनस तो ले नहीं सकते हो, -1 या -2 ले नहीं सकते हो। और दूसरी बात कि ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर मान लो y का मान तुमने √2 रख दिया, √2 रख दिया, तो ये √2 x के मान क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा।
तो √2 भी एक क्या है तुम्हारा वास्तविक संख्या है, तो यहाँ तक तो साबित कर देगा, लेकिन माइनस वालों को ये साबित नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, यहाँ पे z नहीं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा r लिखना पड़ेगा, हमेशा x r नहीं हो जा रहा है, क्योंकि माइनस वाले के लिए x क्या हो जा रहा है, अवास्तविक संख्या भी हो जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में भी ये आच्छादी नहीं होगा। मतलब कि x² को तुम किसी भी केस में ले लो, चाहे तुम उसमें जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बना दो, चाहे पूर्णांकों का समुच्चय बना दो, चाहे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बना दो, वो कभी ना आच्छादी होगा ना एक होगा। चलो उसके बाद आते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, x³ आ गया, यहाँ पे हमको थोड़ा इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसे भी मिटाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, x1 का क्यूब और यहाँ पे x2 का क्यूब हो जाएगा, x2 का क्यूब हो जाएगा। मैंने वहाँ पे x1 लिख दिया, ये x1 मतलब बनना है, इसको x2 समझना है। ठीक है, वो गलती से मैं भूल गया हूँ, तो दिमाग में नहीं रहा होगा इसलिए भूल गया हूँ, x2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या अगर मैं -2 का क्यूब ले लूँ, -2 का क्यूब ले लूँ, तो क्या वो -2 के क्यूब के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। -2 का क्यूब मतलब -8 बराबर -8 होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। देख लो यहाँ से, अगर तुम 1 लेते हो तो 1 का क्यूब 1 आएगा, अगर तुम 2 लेते हो तो 2 का क्यूब 8 आएगा, -8 आएगा, कोई दिक्कत, 8 आएगा। 3 का क्यूब 27 आएगा। तो हर किसी का अपना एक अलग अलग होगा, नेचुरल नंबर है ना ये। देखो ये क्या है, तुम्हारा वास्तविक प्राकृतिक संख्या है ना, तो 1 से ही तो शुरू होगा दोनों। ठीक है, देखो कैसे, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तुमने एक समुच्चय ले लिया, यहाँ पे एक समुच्चय ले लिया, इसमें भी तुम्हारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें भी 1 2 3 4 इसी तरह से। तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, 8 पे चला जाएगा, 2 के लिए किस पे चला जाएगा, 2 के लिए किस पे चला जाएगा, 1 के लिए 1 पे चला जाएगा, 1 के लिए 1 पे चला जाएगा, 1 के लिए तो 1 पे चला जाएगा, 2 के लिए सीधा 8 पे चला जाएगा, 3 के लिए सीधा 27 पे चला जाएगा, 4 के लिए सीधा 64 पे चला जाएगा, मतलब 2 3 4 तो इसमें बच ही जाएगा। यहाँ पर 6 7 तक की सारी संख्याएं बच जाएंगी, 2 से लेकर 7 तक की सारी संख्याएं बच जाएंगी। इसका मतलब इधर की जो संख्याएं हैं 2 3 4 5 6 7, उनका इसमें कोई क्या प्री इमेज नहीं है, मतलब उनका इसमें कोई बिंब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से तो देखने में हमें पता चल रहा है कि ये आच्छादी तो नहीं होगा, ये वाला जो आच्छादी तो नहीं होगा, आच्छादी तो नहीं होगा। लेकिन क्या ये एक होगा? एक हो सकता है। -8 का -2 और -2 का क्यों -8 होता है, और -2 बराबर -2 हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, -2 बराबर -2 हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक तो है लेकिन आच्छादक या आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं। एक तो है लेकिन आच्छादी नहीं है, एक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक है लेकिन आच्छादी नहीं है। उसके बाद आते हैं आगे, 5वां नंबर क्या बोला, x³ द्वारा प्रदत्त z फलन है कि नहीं है। भाई ये एक तो होगा, ये एक हो जाएगा, 5वां नंबर एक तो हो जाएगा, एक तो होगा ही होगा। लेकिन ये आच्छादी हो सकता है, चाहे z ही रख दो, चाहे तुम z ही रख दो, लेकिन 2 3 4 5 6 7 ये हमेशा बच ही जाएगा इसमें, तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये आच्छादी हो ही नहीं पाएगा, 5वां आच्छादी, मतलब ये कोई भी आच्छादी नहीं है। लेकिन 2 वाले लास्ट वाले क्या है हमारे, वो 2 लास्ट वाले हमारे क्या है, एक हैं, लेकिन आच्छादी के केस में कोई भी नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो, तो इसके लिए भी हमने कर दिया। तो क्या है, पहले इसके लिए क्या हो गया, ये क्या है हमारा, इंजेक्टिव है, एक है लेकिन सर्जेक्टिव, आच्छादी नहीं है। ये हमारा क्या है, क्या है, ये एक है लेकिन आच्छादी नहीं है। एक बार n से n में है ना x³, हाँ ठीक है। ये जो fx r से r क्या है, एक है, एक भी नहीं और आच्छादी भी नहीं है। ये z से z क्या है, एक है, एक भी नहीं और आच्छादी भी नहीं है। और ये x² द्वारा प्रदत्त फलन fn n फलन है x, अच्छा यहाँ पे n है, n से n है,
आच्छादित नहीं होगा, लेकिन एक बार एक एक पे चेक करना पड़ेगा बेटा, एक एक पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि n है ना, तो n है तो n 1 2 से शुरू होता है पॉजिटिव संख्या से, इस साइड में भी 1 2 3 4 है, तो x का मान और y का मान दोनों का पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना x1। अरे भाई 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 यहाँ पे दिक्कत हो, वो एक एक हो जाएगा, ये एक एक हो जाएगा, ये सॉरी ये एक एक हो जाएगा, ये एक एक हो जाएगा। अगर रियल नंबर लिया होता ना तब ये एक एक नहीं होता, देखो यहाँ पे एक एक नहीं है, है ना, ओ सॉरी वहाँ पे गलती होगी मुझसे, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये एक एक होगा, ये बच्चों एक एक होगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है, ये एक एक होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि ये जो है, देखो ये जो है ना, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। कौन सा फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन। इसे मैं मिटा देता हूँ, महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये बोल रहा है कि ये द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r से r वास्तविक संख्याओं में दिया हो, ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। बोला है कि एक फंक्शन मतलब फलन तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x दे दिया है महत्तम पूर्णांक फलन में, और उस फलन का क्या दे दिया है, सेट a हमारा कितना, मतलब समुच्चय a भी वास्तविक संख्या है, समुच्चय b भी क्या है, वास्तविक संख्या। इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा है कि प्लस वाला या माइनस वाला, सीधा सीधा लिख दिया है। ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है, मतलब वो ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है, मतलब ना ही वो 1 1 है और ना ही वो क्या है हमारा ऑन 2 है, ठीक है। जहाँ x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। x क्या, x से कम या उसके ज़्यादा, जैसे देखो x में अगर तुमने 1.9 लिख दिया ना, 1.9, तो ये बराबर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। अगर 1.2 लिख दिया तो ये भी बराबर कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से तो पता चल रही है एक एक नहीं होगा, क्योंकि fx में अगर तुम 1.9 रखते हो तो वो भी 1 निकलेगा, x का मान 1.9 रखोगे तो वो भी 1 निकलेगा, x का मान 1.2 रखोगे तो वो भी 1 निकलेगा, लेकिन 1.9 कभी भी 1.2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बेशक fx1 बराबर fx2 हो, लेकिन इसकी वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 बराबर क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x2 हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह से x1 बराबर x2 हो जाए, है ना। क्यों बच्चों, क्योंकि देख लो यहाँ पे दोनों ही बराबर है, fx1 भी बराबर है, fx2 भी बराबर है, लेकिन x1 और x2 तो बराबर नहीं है। इसका मतलब f हमारा क्या है, f एक एक नहीं है, एक एक नहीं है। क्या f हमारा आच्छादक होगा, आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक के लिए कैसे देखेंगे, देखो आच्छादक के लिए हमें देखने का क्या तरीका है, बस कुछ नहीं, fx बराबर क्या कर दो, y कर दो, तो y बराबर क्या हो गया, x के हो गया, y बराबर x के हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे, जो है आच्छादक क्या होता है, वो तुम्हारा सेट b, समुच्चय b का क्या होता है, मतलब y का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अगर तुम इसको y बराबर इतना x करोगे, तो मान लो अगर तुम y का मान 1 रखते हो तो x का मान क्या क्या आ सकता है, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरीके से 1.9 तक भी आ सकता है ना, इसी तरीके से हो जाएगा। समझ में आई बात, मतलब इतने सारे मानों के लिए एक ही मान होगा। मतलब हम अगर यहाँ से रख लें, बना लें RR से 1 2 3 4 कुछ भी रख लें, तो 1 से 2 के बीच में जितने भी मान होगा उन सब के लिए क्या होगा, एक ही होगा अंतर। लेकिन 1 और 2 तो शामिल नहीं होगा ना इधर से, यहाँ से इन सब के लिए एक ही मान होगा, एक होगा यहाँ से यहाँ तक, ये x का मान रख रहे एक ही मान होगा, लेकिन इसके बीच
ये और ये तो शामिल नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये दोनों तो बाकी रह गया, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं हो पाएगा, ये आच्छादक नहीं होगा। एफ मेरा क्या है, आच्छादक नहीं है। एफ मेरा आच्छादक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ क्या होगा बच्चों, आच्छादक नहीं होगा। एफ एक तो होगा ही नहीं और आच्छादक भी नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है बच्चों, 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स। मोड एक्स, इसको मोड एक्स बोलते हैं। इसका क्या गुण होता है कि अगर इसमें तुम कोई भी माइनस वाली संख्याओं को भी भेजो तो वो क्या बाहर निकल जाएगा, प्लस होके बाहर निकल जाएगा, है ना। कि अगर तुम मान लो, अगर तुम मोड एक्स बराबर एक्स लिखते हो और एक्स तुम्हारा क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये बराबर क्या हो जाता है, एक्स बाहर निकल जाता है, ठीक है। और मोड एक्स बराबर अगर तुम जब एक्स हमारा क्या हो, 0 से छोटा हो, तो ये माइनस एक्स बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, माइनस एक्स बाहर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। ये क्या बाहर निकल जाता है, माइनस एक्स बाहर निकल जाता है। तो अगर मुझे इसे एक बनाना है, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, मापांक फलन, मापांक मतलब मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, मापांक फलन, इसका मतलब हो जाता है मॉड्यूलस। क्या हो जाता है, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन हो जाता है आर से आर में, ठीक है। इस वास्तविक संख्याओं का, दोनों समुच्चय वास्तविक संख्या का, ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है ना एकाकी है ना आच्छादक है। जहाँ मोड में एक्स बराबर, मापांक में एक्स बराबर क्या होता है, एक्स है यदि एक्स धन है या शून्य है, तथा एक्स बराबर माइनस एक्स होगा यदि एक्स ऋण है, बोल दिया ना। जब एक्स छोटा है मतलब ऋण है तो माइनस एक्स, और जब एक्स बड़ा है तो ऋण है। ये पहले ही बता दिया मैंने, इसको पढ़ने से पहले ही बता दिया, ठीक है। चलो देखते हैं, वही एकाकी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू करना पड़ेगा। अच्छा, मोड में x1 बराबर मोड में x2 हो जाएगा। अच्छा, मोड में x1 जब इसको हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या जाएगा, मोड में x2, x1 बराबर यहाँ पे अगर तुम करोगे तो ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, तो इसकी वजह से देखो कैसे हो जाएगा। इसको इस तरीके से देखो, चाहे कुछ भी ले लो, कुछ भी करो तुम, इस तरीके से देखो, x1 बराबर x2 है, तो अगर तुम x1 निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2। तो क्या ये कभी बाहर हो सकता है, कभी ये उत्तर आ सकता है इसका, कभी ये बराबर हो सकता है। जैसे मान लो अगर हम रखते हैं, हम अगर रखते हैं -3, तो ये -3 इधर भी रख दे, तो -3 3 रख दो, तो -3 के बराबर तो नहीं होगा। हाँ, -3 जो है, देखो ये दोनों जो है -3, ये तो 3 निकलेगा और ये तो प्लस है, पहले ही 3 निकलेगा। तो -3 जब नेगेटिव हो, अरे भाई x अंदर में माइनस है कि नहीं, x माइनस है कि नहीं, माइनस जब x हो तो क्या निकलेगा, माइनस ऑफ x बराबर क्या निकलेगा, सीधा 3 निकल जाएगा, तो 3 हो गया, बराबर 3 हो गया। लेकिन क्या ये x1 और x2 बराबर होगा, बिल्कुल बराबर नहीं होगा, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो इसका मतलब x1 x2 तो बराबर नहीं होगा कभी हमारा, x1 x2 तो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब f जो है मेरा, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, f मेरा एक नहीं होगा। अब क्या f आच्छादक होगा, देख लेते हैं f आच्छादक होगा कि नहीं होगा। तो आच्छादक के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, आच्छादक के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, आच्छादक के लिए हमें देखना है क्या, एफ एक्स बराबर वाई कर देना है। एफ एक्स हमारा क्या, मोड में एक्स है, ये बराबर वाई, अगर एक्स बाहर निकलेगा तो ये वाई बराबर प्लस माइनस, एक्स बराबर प्लस माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये दोनों क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर तुम y बराबर 1 लेते हो तो x बराबर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर +1 भी आएगा और x बराबर -1 भी आएगा। अगर तुम y बराबर 2 लेते हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2 और x बराबर -2। तो अगर मैं जब ये एक समुच्चय बनाऊंगा, यहाँ से 1 2 3 4 इसी तरीके से, मैंने सिंपली से, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये भी तो है वास्तविक संख्याएं, a b 1 2 3 4 इसी तरीके से कर दोगे। तो अगर तुम 2 ले रहे हो, y का मान 2 ले रहे हो, y का मान अगर 1 ले रहे हो, तो यहाँ से क्या आ रहा है,
ऊपर की तरफ भी आ रहा है, नीचे की तरफ भी एक भी आ रहा है, माइनस में भी जा रहा है और प्लस में भी एक जा रहा है। जब 2 ले रहे हो तो माइनस में भी 2 जा रहा है और प्लस में भी 2 जा रहा है, ठीक है। जब 3 ले रहे हो तो माइनस में भी 3 जा रहा है और प्लस में भी 3 जा रहा है, तो ना आच्छादक है। तो क्या हो रहा है, इसका सारे के सारे मिल रहे हैं वहाँ से, सारे के सारे नहीं मिल पाएंगे वहाँ से। इसका मतलब f मेरा क्या आच्छादक भी नहीं है, f मेरा क्या हो जाएगा, आच्छादक भी नहीं हो जाएगा। तो f मेरा आच्छादक नहीं है। f मेरा आच्छादक नहीं है, ठीक है बच्चों, f मेरा आच्छादक नहीं होगा। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि R जो है सच डेट इस तरह से, F जो है सच डेट इस तरह से R से R में, मतलब सेट A भी R है, सेट B भी R है, समुच्चय A भी R है, समुच्चय B भी R है, और तुम्हारा जो फलन है फंक्शन वो दे दिया है 1 हो अगर x 0 से बड़ा है, 0 है जब x बराबर 0, और -1 है जब x बराबर क्या है, x लेस देन 0। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। ये ना ही एकाकी है और ना ही आच्छादक है, इसको सिंगलटन फंक्शन बोलते हैं, चिन्ह फलन जिसको बोला जाता है सिंगलटन फंक्शन, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको, सिंगलटन फंक्शन, चिन्ह फलन, एकाकी है ना आच्छादक, ना ही ये एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। देखो आच्छादक तो यहीं से पता चल रहा है कि तुम चाहे कुछ भी मान ले लो, तुम कुछ भी मान ले लो, y हमेशा यही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यही रहना चाहिए, 1 0 -1 1 0 -1 यही रहने वाला है। x का तुम कोई भी मान ले लो, उसके लिए हमेशा क्या रहने वाला है, ये 1 रहने वाला है, 0 रहने वाला है और -1, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इससे तो यहाँ से तो पता चल रहा है हमारा f आच्छादक है ही नहीं, f मेरा क्या आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। लेकिन क्या f एकाकी होगा, देख लेते हैं, f एकाकी होगा कि नहीं होगा। तो देखो f एकाकी होने के लिए क्या करना पड़ता है, fx1 बराबर fx2 करना पड़ेगा तुम्हें। अब देख लो अगर तुम x1 को, अब क्या है x1 क्या है यहाँ पे, मान लो अगर x1 तुम नेगेटिव ले लेते हो और x2 पॉजिटिव ले लेते हो, तो अगर x1 नेगेटिव लोगे तो क्या आएगा -1, और x2 पॉजिटिव लोगे तो 1 आ जाएगा। तो -1 कभी 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब f क्या हमारा, f एक फलन है ही नहीं, एक फलन है ही नहीं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा मैं ये कर देता हूँ, fx क्या है, fx बराबर y मान लेना है, fx बराबर तुमको क्या मान लेना है, y मान लेना है। अब मुझे बताओ तुम, और तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 0 1 इक्वल टू ये y, कुछ भी मान ले लो हमेशा 1 0 1 1 0 -1 1 0 -1 कुछ भी लो, लेकिन ये तो रियल नंबर है, लेकिन यही 3 मान आ रहे हैं, मतलब बाकी तो फर्क बचे रह जाएंगे ना। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा आच्छादक भी नहीं है। अच्छा आच्छादक तो बता दिया था ना पहले ही, चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है इसको बताना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 है, b बराबर 4 5 6 7 है तथा f बराबर 1 4 2 5 3 6, a से b तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है। देखो a तुमको इतना दे दिया, b इतना दे दिया, अब फलन जो है उसमें फलन इस तरीके से दे दिया, मतलब कि अगर तुमको ये बना दिया है a 1 2 3 4 और ये बना दिया है b 4 5 6 7, ये b 4 तक नहीं है, a में 3 ही अवयव है ना, 4 5 6 7, तो 1 का 4 के साथ मिलान कर दिया भाई साहब ने, इन्होंने 2 का 5 के साथ मिलान कर दिया है, 3 का 6 के साथ मिलान कर दिया है ना, ए से भी। अच्छा देखो सारे के सारे अवयव का क्या है, अपना अलग अलग है। देखो इस सारे अवयव का क्या है, 1 का अलग है, b का 2 का अलग है, 3 का अलग है, सबका अपना अलग अलग एलिमेंट है, किसी भी 2 अवयव के लिए सेम तो नहीं हो जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये जो f है मेरा, f मेरा क्या है, एक फलन है, एक फलन है, ठीक है बच्चों, f मेरा क्या है, एक फलन है, f मेरा एक फलन है।
क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था ना हमने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी बाइजेक्टिव हैं। एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी बाइजेक्टिव हैं। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो, अगर तुमने एकाकी साबित कर दिया और आच्छादक साबित कर दिया तो तुम बाइजेक्टिव ही साबित कर दोगे, क्योंकि जो कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव आच्छादी होता है तो उसको एकाकी और आच्छादक होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे फलन में बताया था, अगर किसी को क्या तुल्यता फलन होना होगा तो उसको क्या होना पड़ेगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक 3 होना पड़ेगा। वैसे ही इसमें क्या है, अगर किसी को अगर बाइजेक्टिव होना है, आच्छादी होना है, तो उसे एकाकी और आच्छादक दोनों होना पड़ेगा। पहले वाला देखते हैं। पहले वाले में वही यहाँ से तुम्हारी परिभाषा लिखी हुई है। इस परिभाषा से देखो, अगर हम f(x1) बराबर f(x2) ले लेते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, x1 हमारे पास कितना है, f(x1) डालेंगे तो 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। ठीक है, तो देखो बच्चों, 3 से 3 कट गया तो यह आ जाएगा -4x1 बराबर -4x2। -4 से -4 कट जाएगा तो x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। इसका मतलब f मेरा क्या है, एक तो है। f मेरा एक तो है, एक तो है। लेकिन क्या f आच्छादी होगा, आच्छादक होगा? आच्छादक के लिए क्या करते हैं बच्चों, fx बराबर y करते हैं। और fx तुम्हारा कितना है, 3 - 4x बराबर ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ, यहाँ से अगर मुझे याद करना हो, 4x को उधर भेज दो, 4x को उधर प्लस हो जाएगा तो y को इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, x को उधर भेज दो तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और -y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 - y/4 हो जाएगा। 3 - y/4। अब मुझे बताओ, ये जो फंक्शन है ये तुम्हारा सेट R और सेट R में डिफाइन है, मतलब कि ये जो समुच्चय है तुम्हारा R से R में है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और फंक्शन ये दे रखा है। मुझे बताओ, तुम y की कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी मान रख दो, ये हमेशा क्या देगा तुम्हारा, ये रूट में तो है नहीं या मोड में तो है नहीं, तो ये हमेशा एक वास्तविक संख्या देगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, मतलब y अगर R से है तो x भी क्या होगा, हमेशा R ही रहेगा। इसका मतलब f मेरा क्या है, f आच्छादक है। क्या है, आच्छादक है। तो इसका मतलब f मेरा ऑन टू है, और जब f ऑन टू वही क्या कहते हैं, एक और आच्छादक है, तो f मेरा क्या हो जाएगा, f मेरा क्या हो जाएगा, f मेरा हो जाएगा तुमको आच्छादी, बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आच्छादी हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा f मेरा। ध्यान से देखना पड़ेगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। तो पहला वाला तो तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, अगर मैं इस तरीके से एक बना दूं, एक कर दूं, आच्छादक कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक भी हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाइजेक्टिव भी हो जाएगा ये। दूसरा वाला देखते हैं, f(x) बराबर f(x2), तो x1 तुम्हारे पास कितना है, 1 + x1 का स्क्वायर बराबर 1 + x2 का स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, और x1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x2 के स्क्वायर के। लेकिन अगर x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर, तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ज़रूरी नहीं है कि x1 बराबर x2 हो जाए, x1 बराबर x2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक तो नहीं होगा। अब एक नहीं हुआ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक भी कटा तो कट गया, यहाँ पे कहानी खत्म, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब ये आच्छादक है या नहीं है इसका कोई ज़रूरत नहीं। एक अगर ये सॉरी एक नहीं होगा, एक भी अगर हो गया, दोनों, क्योंकि ये दोनों है ना, बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों होना पड़ेगा। अब एक कट गया तो इसका मतलब ये हो चाहे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी होगा ही नहीं। समझ में की बात, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 7 ही किया था ना पहले हमने। हाँ चलो, सवाल नंबर 8 है। मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं, A और B दो समुच्चय हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि f A क्रॉस B और B क्रॉस A इस प्रकार है कि f A B और B A एक की आच्छादी बाइजेक्टिव है। चलो देख लेते हैं। ये f
ए बी और ये बराबर क्या है, बी ए है, एफ ए बी बराबर बी ए है, यहाँ पे एफ बी ए लिखना चाहिए था, है ना। चलो देख लेते हैं। अच्छा ए और बी दो है, तो मान लो ए है यहाँ पे कोई फंक्शन ले लिया ए हमने, इसको क्या नाम दे दो 1 2 3 4, और यहाँ पे बी ले लो और बी को नाम दे दो ए बी सी डी। तो जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा ना बच्चों, वो क्या आएगा, वो 1A आएगा, 1B आएगा, वो 1C आएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया, कोई दिक्कत। अब देख रहे हो 1 का इसके साथ भी हो गया, 1 का इसके साथ भी हो गया, 1 का इसके साथ भी हो गया और 1 का इसके साथ भी हो गया। ठीक है, एक रोस भी इसके साथ भी हो गया, कोई दिक्कत इसमें। इधर वाले के सेट के कितने भी हो सकते हैं, उधर वाले दो के एक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तभी तो फलन होगा। तो ये तो फलन है, इसका सब मिल जा रहा है, इसके साथ भी 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 मिल जा रहा है। ठीक है, और बी क्रॉस ए बनाते, तो देखो ए क्रॉस ए में तुम्हारा क्या क्या अवयव आएगा, ये अवयव आएगा ए क्रॉस में ये सारे, और बी क्रॉस ए में क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए में देखो बी क्रॉस ए में कौन कौन से अवयव आएंगे, तो हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसी तरह के सारे अवयव आते चले जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस भी तुम्हारा A1 है कि नहीं है, ए क्रॉस भी क्या है 1 और A है। तो अगर मैं इसको एक फलन मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, एक फलन मान लूँ, फलन ए क्रॉस बी अगर मान लो इसको, तो ये तुम्हारा क्या दे देगा, पहला एलिमेंट A1 दे देगा। और अगर फलन ए बी क्रॉस ए मान लूँ, तो इसका पहला एलिमेंट तुमको क्या दे रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे ए और 1 दे रहा है, इसका दूसरा अवयव तुमको क्या दे रहा है 1B दे रहा है। तो क्या देखो वहाँ पे B1 दे रहा है, B1 ये दे रहा है, तो B1, इसका मतलब साबित तो हो गया ये, है ना, साबित तो हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, एक क्या है, एक ही भी है और छादी फलन भी। क्यों, क्योंकि सब का मिल जा रहा है, सब का अपना मिल जा रहा है, और एक के लिए एक ही बन रहा है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक ही और आच्छादी बाइजेक्टिव फलन है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आ रहा है ना, तो एफ ए बी ए बराबर बी एफ ए बी बराबर बी ए आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये क्या है, एक फलन और आच्छादी फलन है, साबित हो गया ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, मान लीजिए कि समस्त n से, मतलब जो n का मान है वो क्या है, प्राकृत संख्या के लिए fn, ये जो फंक्शन है ये n+1/2, यदि n विषम है, n तुम्हारा क्या विषम पूर्णांक विषम प्राकृत हो, और n/2 यदि n सम है, ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन fn से n है। बताइए कि क्या f फलन एक ही आच्छादी ऑब्जेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। एक ही के लिए देखते हैं, एक ही के लिए हम क्या देखते हैं, fx1 बराबर fx2। तो पहले क्या करते हैं, केस 1 में हम क्या करते हैं, केस 1 में लेते हैं x1 को हम क्या ले लेते हैं, विषम ले लेते हैं, और x2 को हम क्या ले लेते हैं, ये सम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो x1 विषम है, तो fx1 किसके लिए आएगा, विषम के लिए क्या आता है, n/2 n+1/2 बराबर fx2 सम के लिए क्या तुम्हारा n/2, कोई दिक्कत नहीं। तो n इससे तो ये कट गया, और फिर आगे n+1/n, तो n+1 या n+1 बराबर n, क्या ये तुम्हारा आच्छादक होगा, एक ही होगा, यहाँ पे तो नहीं हुआ है ना। तो सम और विषम के लिए तो नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों सेम ले लें, हम दोनों सेम ले लें, मान लो अगर इसको हम ले लेते हैं, x1 को भी सम ले लेते हैं, और x2 को भी हम क्या ले लेते हैं, इसको भी सम ले लेते हैं, तो fx1 और fx2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बताओ। पहले सम और विषम लेके देख लिया, आप सम लेके देखते दोनों को, तो क्या हो जाएगा, सम है तो कौन सा लेंगे, नीचे वाला, मतलब n1/2, और इधर जाएगा n2/2। यहाँ पे भी तुमको n1 लेना पड़ेगा, n1 और n2 लेना पड़ेगा। ठीक है, भूल गया था मैं, n1 n2। तो ये तो कट गया, तो n1 बराबर क्या आ गया, n2 आ गया। इसी तरह से अगर दोनों को तुम विषम भी ले लोगे तो साबित हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या साबित हो गया कि f क्या है, एक ही है। अगर दोनों क्या हो, सम हो, दोनों क्या हो, सम हो, या दोनों विषम हो, एक सम एक विषम हो, तो उसके लिए तो नहीं।
तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये साबित करना है किसी तरह से कि एक एक ही है। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया कि ये एक एक ही है। अभी अच्छादी होगा कि नहीं होगा? अच्छादी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों? अच्छादी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? अच्छादी के लिए हमें देखना है कि भैया उस साइड से इस साइड मिल रहा है कि नहीं, इस साइड उस साइड के सारे अवयव इस साइड हैं कि नहीं, तो देखना पड़ेगा। देख लो है ना। तो देखो n का मान कुछ भी रख दो, अगर तुम n का मान 1 रख दो तो 1 + 1/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो 1 के लिए तुमको 1 मिल जाएगा। अब 2 रख दो, 2 + 1/2 तो 3/2 तो 1.5 आ जाएगा। तो 2 के लिए भी तुमको मिल गया। उस साइड से जितने हैं सब के लिए तुमको मिल जाएगा इस साइड में। इसका मतलब f मेरा क्या हो जाएगा? f मेरा अच्छादी है, अच्छादी है। और जैसे ही हुआ तो f क्या हो जाएगा? अच्छादक हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव मतलब दो फंक्शन, बाइजेक्टिव मतलब 1 हो, एक ही भी हो और अच्छादी भी हो, तभी तो 2 हो जाएगा। चलो बच्चों आज क्या करते हैं, इतने ही नहीं दे देते। आगे हमारे कितने सवाल बच गए? 9 तक तो हमने कर लिया बच्चों। अब आगे हमारे 3 सवाल और बच गए, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद अगली क्लास में हमें ये भी पढ़ना है क्या? फलों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कंपोजिशन भी पढ़ना है और उसका इन्वर्टिबल भी पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें पढ़नी है अगले क्लास में, तो इसके लिए तैयार रहना। आज के लिए क्लास इतना ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, गुड बाय, खूब अच्छे से पढ़ो।